नंबर 1 की बात करते हैं। किस संगठन ने DPI 2.0 अपनाने के लिए DPI@2047 रोड मैप लॉन्च किया? तो किस संगठन ने, तो अगर संगठन के नाम की बात करें तो उस संगठन का नाम है नीति आयोग। क्या नाम है दोस्तों? नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इसको हम थोड़ा समझते हैं और विस्तार से। तो इसका मुख्य कारण है जो DPI 2.0 या 2025 से 2035 तक इसमें मुख्य ध्यान दिया गया है। इसमें आजीविका आधारित विकास और को बड़े पैमाने पर गति देने के लिए और नागरिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। अगर बात करें इसके लक्ष्य की, तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। इस विजन का अंतिम लक्ष्य 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना इसका लक्ष्य था। अगर बात करें इसकी, तो इसमें $18,000 प्रति व्यक्ति आय। इसके तहत देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को $18,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है DPI 2.0 के अनुसार। अब बात करें तो ये कौन कौन से क्षेत्र में सुधार करने की बात कह रहा है? इसमें 8 क्षेत्र आते हैं। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा MSME क्षेत्र, पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा MSME क्षेत्र, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा क्रेडिट और छठा है सोशल प्रोटेक्शन और विकेंद्रीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सुधार करने की बात कहता है DPI 2.0। और इसको लाया कौन है? नीति आयोग। अप्रैल 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 5 नए जिलों के निर्माण की सूचना जारी की है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने 5 नए जिलों के निर्माण की? तो प्रश्न नंबर 2 है, अप्रैल 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 5 नए जिलों के निर्माण की अधिसूचना जारी की है? तो और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण की अधिसूचना जारी की गई और इसमें इसके जो उपराज्यपाल थे, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार। लद्दाख के उपराज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना इसके उपराज्यपाल हैं और इन्होंने 5 जिलों के निर्माण की बात कही है। कितने जिलों के निर्माण की बात कही है दोस्तों? 5 जिलों के निर्माण की बात कही है। पहला जिला जिसको नाम देंगे साम, दूसरा जिसका नाम है नुरबा, तीसरा जिसके नाम की बात करें तो चांगथांग और चौथे की बात करें तो चौथे का नाम है जास्कर और पांचवे की बात करें तो पांचवे का नाम है द्रास। तो इस प्रकार लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण की बात कही गई और इसमें 5 जिले के नाम की बात करें तो पहला है साम, दूसरा है नुरबा, तीसरा है चांगथांग, चौथा है जास्कर और 5 है द्रास। तो इस प्रकार इसमें 5 नए जिले गठित होंगे। गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला रखी गई है। तो इसके अगर हम थोड़ा अंक समझते हैं तो 28 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशाखापट्टनम के विशाखापट्टनम का कौन सा स्थान है? विशाखापट्टनम का है तारलुबाड़ा क्षेत्र में इस परियोजना का शिलान्यास किया है।
अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है, इसमें निवेश किया जाएगा 15 अरब डॉलर का। इसमें गूगल द्वारा AI सेंटर स्थापित करने में 15 अरब डॉलर लगभग 1.35 लाख रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में से एक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में इसका शिलान्यास किया गया है। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 4 को थोड़ा समझते हैं विस्तार से। तो प्रश्न नंबर 4 MOSPI द्वारा सेवा उत्पादन सूचकांक के लिए प्रस्तावित आधार वर्ष क्या है। तो MOSPI द्वारा सेवा उत्पादन सूचकांक के लिए प्रस्तावित आधार वर्ष क्या है। तो आधार सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष माना गया है वो माना गया है 24-25 को, तो 24-25 को माना गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बात करें इसके मापन की, तो मंत्रालय ने औपचारिक रूप से सेवा क्षेत्र नॉर्मल सर्विस सेक्टर के मासिक उत्पादन को मापने के लिए और उसकी वास्तविक स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक अप्रोच पेपर जारी किया, जिसमें वित्तीय वर्ष को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था 24-25 को। इस सूचकांक से क्या बात है, इसमें GST का उपयोग करके GST डेटा का उपयोग करके इस सूचकांक को तैयार करने के मुख्य रूप से क्या काम है, GST यानी वस्तु और सेवा कर के टर्नओवर डेटा का उपयोग किया जाएगा। इसमें शामिल क्षेत्रों के तहत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, संचार जैसे 40 से अधिक उप क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24-25 होगा और इसका आधार वर्ष माना गया है। प्रश्न नंबर 5, स्काई होप एविएशन को भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा के लिए किस क्षेत्र में मंजूरी मिली है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है, इसका सही आंसर है। तो इसको मंजूरी किसने दी है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने अप्रैल 2026 में स्काई होप एविएशन को इसके लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC लाइसेंस जारी किया है। इसका मुख्य कार्य की बात करें तो इसमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें द्वीपों का जुड़ाव है। यह सेवा लक्षद्वीप के 5 महाद्वीपों जैसे कि अगावती, करवावती, कल्पेनी, कड़मट और किल्टन को आपस में जोड़ेगी। इसी प्रकार देखा जाए तो इन द्वीप लेन को कोची शहर से जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्षद्वीप होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 वेल ने नेवल इंफ्रारेड एस्पिरेशन सिस्टम के लिए DRDO की किस लैब के साथ समझौता किया। तो वेल ने नेवल इंफ्रारेड एस्पिरेशन सिस्टम के लिए DRDO की किस लैब के साथ समझौता किया। तो अगर इस लैब के बारे में बात करें तो इस लैब का नाम होगा नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी यानी NSTL के साथ यह समझौता किया है। NSTL के साथ यह समझौता किया है। तो
तो DRDO ने NSTL के साथ यह समझौता किया है। अब इस समझौते के विवरण को थोड़ा समझते हैं। जैसे तकनीकी का नाम, यह समझौता मुख्य रूप से नौसैनिक जहाज़ों के स्वदेशी रूप से विकसित गैस टरबाइंड इंफ्रारेड इंप्रेशन सिस्टम यानी GTIRSS के लिए किया गया है। अगर बात करें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की, तो वेल और NSTL DRDO के बीच यानी NSTL और DRDO के बीच लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र एंड टेक्नोलॉजी यानी LATOT पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर इसके लाभ की बात करें तो इसमें लाभ भी बताया गया है। तो जिम्मेदारी, इस डील के तहत वेल को नौसेना के जहाज़ों में उपयोग होने वाले LM2500 यानी LM2500 गैस टरबाइन इंफ्रारेड इंप्रेशन सिस्टम के निर्माण और स्थापना और चालू करने के लिए यह कार्य सौंपा गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो किसके साथ समझौता किया गया है? यह NSTL के साथ समझौता किया है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार होगा। तो प्रश्न नंबर 7 है, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है 5वां स्थान। कौन सा स्थान दोस्तों? 5वां स्थान है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जो सैन्य खर्च पर लगभग 92.1 अरब डॉलर खर्च करता है। 92.1 अरब डॉलर खर्च करता है। तो इस प्रकार इसने भारत ने रक्षा बजट में लगभग 8.9% की वृद्धि की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 5वां। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। किस देश ने ओपेक एंड ओपेक प्लस ऑयल यानी तेल गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है? प्रश्न नंबर 8 है, किस देश ने ओपेक और ओपेक प्लस तेल गठबंधन से हटने की घोषणा की है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने इससे हटने की घोषणा की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें यह फैसला 1 मई 2026 को ऐतिहासिक रूप से प्रभावी हो गया था। अब बात करें इसके हटने का मुख्य कारण क्या है। इसके हटने के मुख्य कारण की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय हित और स्वतंत्रता। यूएई ने ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय देश की दीर्घकालिक रणनीति और आर्थिक प्राथमिकता की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था। अगर बात करें इसकी उत्पादन क्षमता का, तो यूएई ने हाल के वर्षों में अपनी तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया था। इसमें लगभग 4.8 बिलियन बैरल प्रतिदिन, जिससे 2025 तक 5 बिलियन बैरल करने का उपलक्ष्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के विकास के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इस मिशन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी ऑपरेशन मिशन सक्षम इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मिशन सक्षम इसका राइट आंसर है। आरबीआई गवर्नर द्वारा 28 अप्रैल 2026 को यह लॉन्च किया गया था। यह एक राष्ट्रव्यापी मिशन मोड सक्षम निर्माण और प्रमाणन सर्टिफिकेशन ढांचा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसकी क्षमता निर्माण की बात करें तो इसका उद्देश्य है सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और उनके प्रबंधीय कौशल को उन्नत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो
अब बात करें इसकी, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। आरबीआई का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल ढांचा किस तारीख से प्रभावी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2027 से। 1 अप्रैल 2027 से यह प्रभावी होगा। तो इस प्रकार इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर इसको थोड़ा हम और विस्तार से समझें तो आरबीआई ने बैंकों द्वारा क्रय विनिमय और समय सीमा को बढ़ाने के अनुरोध को खारिज करते हुए 27 अप्रैल 2026 को इसके अंतिम दिशा निर्देश जारी किए गए और बैंकों को अपनी आंतरिक सिस्टम और डेटाबेस को नए ढांचा तैयार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। तो नए एनसीएल ढांचे से मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें 4 साल की छूट है। किसकी है? 4 साल की छूट, 4 साल की इसमें छूट है। तो 4 साल की छूट है इसमें। इस नए ढांचे को अपनाने से बैंकों के प्रोविजनिंग प्रावधान पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव को 31 मार्च 2031 यानी 4 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समायोजित करने की अनुमति दी गई है। अब बात करते हैं परिसंपत्तियों का 3 चरण में वर्गीकरण कर दिया जाएगा। इसमें पहला स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 होगी वे ऋण जिसमें क्रेडिट जोखिम में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, जैसे माने 12 महीने के अपेक्षित ऋण और नुकसान के आधार पर। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर